माय नेम इज नीतीश और अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया शेल्टर होम के बारे में। इंडिया शेल्टर होम एक एचएफसी कंपनी है, मतलब ये हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है। अभी जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां होती है उनका दो काम होता है। एक करती है ये होम लोन, ठीक है, जो उनका वनीला प्रोडक्ट होता है, और साथ में वो करती है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन को कहा जाता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप अपने घर का जो कागज होता है वो बैंक के पास गिरवी रखते हो, बैंक या एनबीएफसी के पास, और उसके बदले आपको बैंक और एनबीएफसी पैसा देती है फॉर पर्सनल लोन और फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आज का वीडियो अगेन दो पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम इसका प्राइमरी ट्रेंड चढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द डाउ थ्योरी, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे और समझेंगे कि जो इंडिया शेल्टर होम है वो करती क्या है, कंपनी का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कंपनी की स्पेशलिटी क्या है, और कंपनी आगे क्या कर सकती है, क्योंकि आगे क्या करने वाली है उसी पे हमारा फ्यूचर रिटर्न डिपेंड करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ना इंडिया शेल्टर होम का, ये है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डे चार्ट। जो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, उसके लिए हम यूज करते हैं एज यूजुअल, अगर आप अपने वीडियो पहले देखो, मंथली एंड वीकली फॉर प्राइमरी ट्रेंड, और डे चार्ट का हम यूज करते हैं ना अपना पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो, ये कंपनी एक्चुअली है बहुत पुरानी। ठीक है, ये अप्रॉक्स जहां तक मुझे पता है 2011 में कंपनी आई थी, बन गई थी, लेकिन इसका लिस्टिंग हुआ ना दिसंबर 2023 में, तो अप्रॉक्स 2.5 साल मोटा मोटा हुआ इस कंपनी को लिस्ट हुए एनएससी एनबीएससी पे। कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया इसने, मतलब इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया, अप्रॉक्स 90-95% का रिटर्न दिया फ्रॉम इट्स लो। और अभी मंथली चार्ट आप देख पा रहे होगे, तो मंथली चार्ट पे भी मैं प्राइमा फेसी बता रहा हूं, ये स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई से 35-36% करेक्शन करा है इसने। अगर आप ऑल टाइम हाई को अभी इसके रिसेंट लो से मिलाओ तो 35% का, बट इसका प्राइमरी ट्रेंड मंथली चार्ट पे अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, हम समझते हैं कैसे। देखो, ठीक है, अभी आप देखो, हम एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते होगे तो आप समझ जाओगे। जो मैंने ऊपर ये ड्रॉ कर रहा है ना, ये है स्विंग हाइस, और जो मैंने ये नीचे ड्रॉ करा है ना, ये लाइंस ये है स्विंग लोस। अगेन आप यहां पे देखो, जो भी स्विंग हाइस है, ठीक है, वो अपने प्रीसीडिंग स्विंग हाई, मतलब इमीडिएट पहले वाले स्विंग हाई से ऊपर है। जो क्या होता है, ये बताता है कि जो स्विंग हाइस बन रहा है वो हायर हाई का सीरीज बना के जा रहा है। ठीक है, हायर हाई क्या होता है, हायर हाई बता रहा है कि प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस में करेक्शन आता है, जिसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, और जब ऊपर की तरफ निकलता है तो अपने पिछले वाले स्विंग हाई से ऊपर जाता है। ठीक है, समझा? एग्जैक्टली उसी तरह ये जो आप देख रहे होगे, ये है स्विंग लोस। ठीक है, ये है स्विंग लो और ये है स्विंग लो। हर एक स्विंग लो अपने प्रीवियस जो स्विंग लो है उससे ऊपर है, मतलब जो प्राइस का करेक्शन आता है ना, स्विंग हाई से जो करेक्शन शुरू होता है वो पिछले स्विंग लो तक नहीं जाता है, उससे पहले ही फिर प्राइस रिट्रेस करके अपने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मतलब जो मंथली चार्ट है वो क्लियर चार्ट है, ये बता रहा है कि ये स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखो, आप देखो वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे क्या था, मंथली चार्ट पे कोई भी लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न नहीं बन रहा था, मतलब प्राइमरी ट्रेंड था पॉजिटिव। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो वीकली चार्ट है वहां पे ऐसा नहीं था। चलो हम देखते हैं कैसे। ठीक है, देखो आप, ये जो हाई बनता है यहां पे, ठीक है, और ये जो हाई बनता है, मतलब इस हाई का पहला वाला हाई ये है। ठीक है, स्विंग हाई, ये नीचे है अपने प्रीवियस स्विंग हाइज का, मतलब लोअर हाई बना रहा है। ठीक, उसी तरह ये जो स्विंग लो है और ये स्विंग लो है, तो जो ये वाला स्विंग लो है वो अपने प्रीवियस स्विंग लो का से नीचे है, मतलब लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पे भी यही हो रहा है, यहां पे जो स्विंग लो है वो अपने प्रीवियस स्विंग लो से नीचे है, मतलब अगेन लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं उस पॉइंट पे जहां पे ट्रेंड में रिवर्सल आया। ठीक है, यहां पे जो हाई दिख रहा है वो अपने प्रीवियस हाई, ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है। ठीक है, मतलब यहां पे बना हमारा पहला
हायर हाई, ये जो स्विंग हाई है ये पहला हायर हाई है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, ये यहां पे आप देख रहे होगे, ठीक है ना, यहां पे जो वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, मतलब कल वीक खत्म हो गया, कैंडल ये क्लोज हो चुका है, तो ये वाला जो लो है, ठीक है, इस लो से ऊपर है, तो इसने क्या बनाया, जो नया स्विंग लो बनाया है वो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट पे जो कल कैंडल क्लोज हुआ है उसने कंफर्मेशन दे दिया, न्यू जो स्विंग लो बनाया है वो हायर हाई बनाया है, ठीक है। तो हमारा स्विंग हाई भी बन गया हायर हाई, और जो हमारा स्विंग लो है वो भी बन गया हायर हाई, ठीक है, हायर लो, सॉरी, ठीक है, समझा आपको। ये कंफर्म करता है कि जो प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है मंथली चार्ट पे, उसी के रेजोनेंस में अब वीकली चार्ट भी आ गया है, ठीक, मतलब हमारा ट्रेंड पूरी तरह पॉजिटिव हो चुका है। अब हम आते हैं यही चीज देखने के लिए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में देख लो भाई साहब, ठीक है, अभी देखना, कल का कैंडल बहुत पावरफुल था, 2 रिजेक्शन आ गया, तो जब डेली चार्ट पे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करा है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तो इंडिया शेल्टर का चार्ट डेली चार्ट पे भी बन जाएगा इन बुलिश ट्रेंड, ठीक है ना। अभी यहां पे ना फ्लैग्स पैटर्न बन रहे हैं, फ्लैग्स पैटर्न ना इज ए वेरी कॉमन पैटर्न, और ये बुलिश पैटर्न नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पे कल का कैंडल आप देखो तो पहला ट्राई कर रहा है बुल्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग करने का, ठीक है। अभी जहां मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना और आप देखना, इसका प्राइस एक्शन देखना। देखो पहला अटेम्प्ट फेल हुआ है ना, तो यहां से क्या होगा, मोस्टली यहां से क्या होगा, यहां मोस्टली थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आएगा जिसको पुल बैक भी करते हैं, और उसके बाद देखना ऊपर की तरफ फटेगा। मैं ऐसा एक्चुअली एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा मेरा मतलब गट बता रहा हूं आपकी, क्योंकि प्राइस एक्शन देखते देखते ना आदमी को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। कल के कैंडल का आप वॉल्यूम भी देख लेना, देखो बहुत हाई वॉल्यूम से बुल्स ने एक कोशिश करी है, दो वो कोशिश पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है बट रिमार्केबल है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर का जो दोनों टाइम फ्रेम है, दैट इज वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम, वहां पे ऑलरेडी ट्रेंड हो गया है पॉजिटिव। तो जब ऊपर का टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो इवेंचुअली जो नीचे के टाइम फ्रेम हो जाते हैं ना, वो भी आ जाते हैं उसी ट्रेंड पे, राइट। अभी देखो यार, मेरे को ना 2-3 भाइयों ने बोला कि आप एक बात बताओ कि जब ब्रेकडाउन होता है या फिर जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करते हो तो वो कैसे करते हो। तो देखो यार, मैं वो करता हूं प्राइस एक्शन पे, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन आप कैसे सीखोगे ना, प्राइस एक्शन आप सिर्फ प्राइस, मतलब आप प्रैक्टिस से उसको सीख पाओगे, ये मतलब ओवरनाइट चीज नहीं है, पहली चीज। और मैं ज्यादा इसको इसलिए समझता हूं ना, बिकॉज मेरा मानना है ना कि अगर मैं लॉन्ग करके पैसा बना रहा हूं तो मुझे शॉर्ट करके पैसा बनाना चाहिए। अभी जैसे देखो, मेरा एक मुथूट का चल रहा था और कल्याण ज्वेलर्स का तो मेरा शॉर्ट का चल ही रहा है, कितने मतलब कितने वीक से चल रहा है शॉर्टिंग का पोजीशन। तो होता क्या है ना यार, मैं लॉन्ग शॉट आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि जब आप दोनों चीजें करते हो ना तो आपको पता चलता है कि बियर कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, बियर का स्टॉप लॉस क्या होगा, लॉन्ग का स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने बोला कि चलो ऐसा काम करते हैं कि हम उनको बताएंगे कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे कर सकते हो। तो मैंने इंडिकेटर पहले बताया है, वो ये है सुपर ट्रेंड, बहुत प्यारा इंडिकेटर है, ठीक है ना। इस इंडिकेटर में आपको क्या करना है ना कि अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, ठीक है ना, तो आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज किया करो। सपोज आपका पोजीशन चल रहा है, ठीक है, और आप पैरामीडिंग किए जा रहे हो, मतलब आप हर एक मतलब खरीदते जा रहे हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए सुपर ट्रेंड इज द मोस्ट यूजफुल इफिशिएंट इंडिकेटर, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूं, वन ऑफ द मेंटी, मतलब एक मैम है जो मुझसे मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन करती है, मतलब शी इज ट्राइंग टू लर्न द थिंग्स। उनको एक बंदे ने सुपर ट्रेंड का सेटिंग चेंज करा, मतलब बहुत इजी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन वीडियो बना के, बहुत इजी रहता है। और उसको उन्होंने, मैम को उसने ये 25,000 में बेच दिया। आप सोचो मतलब किस लेवल का ठगड़ी है यार, ठीक है ना। इज ए वेरी गुड इंडिकेटर। अभी बात कैसे करना है देखो, सपोज मैंने इंडिया शेल्टर को खरीदा होगा, ठीक है ना, और मुझे प्राइस एक्शन नहीं आता है, तो उन भाइयों के लिए जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता है, ध्यान से आप देखना, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, जब तक प्राइस ग्रीन के ऊपर है आपको पोजीशन से नहीं निकलना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें। मतलब एकदम थर्ड या सेकंड क्लास के बच्चे को भी बता दोगे ना कि कब स्क्वायर ऑफ करना है, वैसा करना है। तो जैसे ही यहां पे जाएगा, ठीक है ना, हम बाय करेंगे, और जैसे यहां पे ब्रेक हुआ हम सेल कर देंगे। अभी क्या होता है ना यार, अगर मैं प्राइस एक्शन से मैं करता ना तो शायद मैं यहां पे करता, आप यहां पे करोगे, मतलब आप 9% नीचे करोगे, बट आपका भी तो मेजर ड्रॉडाउन बच रहा है ना, ठीक है। और सुपर ट्रेंड, इसको
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको इन्वेंट किया था ना एक फ्रेंच राइटर है एंड ट्रेडर है, ऑलिवर करके नाम है, आप सर्च कर लेना। इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर। और अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप सुपर ट्रेंड को यूज करके देखना, बहुत अच्छा काम करता है। इफ यू वांट कि एक सुपर ट्रेंड पे वीडियो बनाओ, बिकॉज इसमें क्या है ना, इसमें आप समझो सुपर ट्रेंड इज नॉट अ इंडिकेटर, ये भी एक एटीआर नाम का इंडिकेटर है, और उस पर ना एक मल्टीप्लायर लगा के बनाया हुआ इंडिकेटर है, बट ये काम बहुत जबरदस्त करता है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए इससे अच्छा इंडिकेटर मुझे नहीं लगता है कोई है। बस आपको याद रखना है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यूज करना है, ठीक है, समझा। अभी देखो एंट्री कैसे कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आपको मैंने बताया कि हम डेली चार्ट पे जाएंगे। अगर मुझे एंट्री करना हुआ तो मैं इधर कहीं एंट्री करूंगा, और मेरा जो स्टॉप रहेगा ये रहेगा, ये वाला पॉइंट, दैट्स इट, ठीक है। और मैंने कैसे आपको कल बताया कि अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहता है तो ऑब्वियसली हमारा जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको लॉस देख लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। सपोज मेरा पोर्टफोलियो का साइज है 20 लाख रुपए, और मैं अगर 5% लगाता हूं तो मतलब 1 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, ठीक है ना। और अगर मान लो अगर 20-25% का आ रहा है ना स्टॉप लॉस, तो 20-25 तो मुझे लगता है नहीं यार ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं 25,000 रुपए से शुरुआत करूंगा। 25,000 का 4-5,000 रुपए आएगा स्टॉप लॉस, मुझे लगेगा चलो भाई इतना मैं ले सकता हूं। तो आपका जो साइकोलॉजिकल है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि आपका जो दिमाग है ना, वो सब वही शैतान है, वही आपको मैनिपुलेट करेगा। जब आपका पोजीशन रेड में जाएगा ना, तो वो बहुत बार पैनिक में आप काट लेते हो। तो आप ये बात समझो, आप कम पोजीशन से स्टार्ट करो, और फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, सपोज वो 50% ऊपर जाता है, तो फिर आप 2-3% डालो। एक स्टॉक है वोकहार्ट फार्मा, आजकल बहुत नाम है भाई, मैंने उसमें 6 बार पैरामीटिंग करी थी। और मेरा जो पोर्टफोलियो साइज है ना, अगर आप मतलब लोग बोलते हैं 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए, भाई मेरा 18% लगा हुआ था। मैंने करीब 3-4 महीने पहले उसमें बुकिंग कर लिया था, ठीक है ना। अगर फिर से मैंने जो ब्रेकआउट आया है, तो फिर से मैंने उसमें एंट्री करी है, अभी पहला ही ट्रांच लगाया है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं वोकहार्ट फार्मा पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ये कैसे कैसे मैंने उसमें पैरामीटिंग करी थी, ठीक है। चलो अब ये कहानी हो गई, अब हम फटाफट बात करते हैं इसके, जाएंगे हम फाइनेंशियल पे और समझेंगे। देखो सबसे पहले ना, इंडिया जो शेल्टर होम है, ये मुझे पसंद क्यों आता है ना, क्योंकि कंपनी का हिस्ट्री अच्छा खासा है, मतलब इट हैज ए वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। अगर आप देखो तो 2011 से अभी 2026 चल रहा है, मतलब 17 साल में दे हैव ग्रोन द AUM साइज बाय मोर देन 35%, विच इज वेरी गुड, ठीक है। तो दो NSE PSP पे ये रिसेंटली लिस्टेड है, बट इनका परफॉर्मेंस जो रहा है ना, इट इज मतलब बहुत स्टुपेंडस रहा है। एक स्टडी पेस से ग्रो करते जा रहे हैं। लाइक जैसे आप समझो कि फाइनेंशियल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंशियल 18 या 17 में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट था 1000 करोड़, और फाइनेंशियल 26 में आज की डेट में ये है एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 11,000 करोड़, ठीक है ना। फाइनेंशियल 22 में इनका जो ईयरली प्रॉफिट था वो था 100 करोड़, और फाइनेंशियल 25 में इनका जो क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ वो हो गया 100 करोड़। तो आप समझ सकते हो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। और दूसरी चीज है ना कि मैं कभी भी ना प्रोमोटर के बारे में बात नहीं करता हूं, बट यहां पे जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है ना, इट इज विद वेस्ट ब्रिज करके कैपिटल है, इट इज अ वेरी फेमस PE फर्म। अभी मेरा पर्सनली मानना है ना, आई मे बी रॉन्ग, कि जहां भी PE फर्म या फिरंगी आता है ना, तो वहां पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, जो मैनेजमेंट होता है ना वो ज्यादा एग्रेसिव रहता है ग्रोथ, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कम होता है। इट इज माई पर्सनल परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अभी देखो दूसरी चीज हुई कि अभी हमें समझना है कि कंपनी करती क्या है। तो मैंने वीडियो स्टार्ट करते समय बताया कि कंपनी करती है हाउसिंग फाइनेंस का काम। यहां पे 2 चीजें करती है कंपनी, एक करती है लैब और एक करती है होम, ठीक है। अभी हम ये समझेंगे कि कंपनी का मतलब थॉरो क्या प्रोफाइल है, ठीक है। अभी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, देखो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मार्च 26 के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो मिक्स है ना, इन्होंने ज्यादा मिक्स करके रखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इनके पोर्टफोलियो का अप्रॉक्स 76% है, और जो सैलराइड है वो 24% है। सिमिलरली आप यहां पे देखो, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स देखोगे ना, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का 44% है, और होम लोन 56% है, और जो ऑन बुक है HL दैट इज 68%। अभी मैं समझाता हूं वो क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे आपको जो लोन बुक दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 56%, और ऑन बुक दिख रहा है 68%। तो होता क्या है, इंडिया शेल्टर होम है, एक NBFC है, छोटी NBFC है, और इनका प्रेजेंस अप्रॉक्स 15 स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी NBFC होती है ना, ये बहुत ऐसे जगह भी पहुंचती है ना जहां पे बड़ा बैंक लाइक बजाज हो गया, या फिर करूर वैश्य हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ को लेंडिंग एंड DA। को लेंडिंग और DA, डायरेक्ट DA मतलब होता है डायरेक्ट असाइनमेंट। तो
जो मैंने बताया आपको पहले कि इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ का है, तो इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ऑन बुक और एक होगा ऑफ बैलेंस शीट। तो ऑन बैलेंस शीट का अर्थ वो होता है ना कि जो लोन इनके बैलेंस शीट पे है, ठीक है, और ऑफ बैलेंस शीट का अर्थ वो होता है ना जो इनके पार्टनर के साथ इन्होंने लोन दिया है। अभी उसमें क्या होगा, उसमें आएगा को लेंडिंग और दूसरा आता है डायरेक्ट असाइनमेंट। अभी डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होता है, मैं डायरेक्ट असाइनमेंट के बारे में ज्यादा फोकस करूंगा ना, बिकॉज अभी इंडिया शेल्टर को लेंडिंग पे ध्यान नहीं दे रही है, बिकॉज बहुत सारा रेगुलेटरी चेंज हुआ है रिसेंट वीक्स में। डायरेक्ट असाइनमेंट में क्या होता है ना, आप समझना, डायरेक्ट असाइनमेंट में सपोज एसबीआई है या कोई भी शेड्यूल बैंक है, ठीक है ना, तो शेड्यूल बैंक्स का प्रेजेंस हर एक जगह नहीं है, ठीक है। तो इंडिया शेल्टर होम क्या करती है, इंडिया शेल्टर होम उसने सपोज करो होम लोन बांटा 500 करोड़ का, ठीक है ना। अभी वो 500 करोड़ में से जो 100 करोड़ का लोन है ना, वो सीधा का सीधा एसबीआई को बेच देगी, ठीक है, बेच देगी और उनसे वो पैसा ले लेगी। अभी यहां पे क्या फायदा होता है दोनों को, पहले हम एसबीआई के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। देखो, जो मोस्ट बैंक्स है ना, उनके लिए होता है एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उनके लिए मैंडेटरी होता है। फॉर द शेड्यूल बैंक जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नॉर्म्स है ना, इट इज 40%, और आरआरबी और एसएफबी होता है ना, उनके लिए 75% होता है। मतलब दे हैव टू डिसबर्स द लोन इन प्रायोरिटी सेक्टर अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे एसबीआई के लिए वो 40%। अभी प्रायोरिटी सेक्टर में रहता है एग्रीकल्चर हुआ, एमएसएमई हुआ, होम लोन हुआ। तो उन बैंक को इंटरेस्ट रहता है कि चूंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना है प्रायोरिटी सेक्टर का, और जो अपनी कंपनी है इंडिया शेल्टर होम, ये किसको देती है, इनका चूंकि एवरेज टिकट साइज ही 10 लाख का है, ठीक है ना, तो अफोर्डेबल में ज्यादा है, ठीक है ना, और सेल्फ एम्प्लॉयड को कर रहे हैं, तो क्या होगा, होम लोन भी हो गया और एमएसएमई को भी ये कैटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो अगर इन्होंने 500 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया, उसमें से 100 करोड़ सीधे एसबीआई को भेज देते हैं, ठीक है ना। एसबीआई को क्या मिला, एसबीआई को बैठे बैठाए उनका पोर्टफोलियो मिल गया, एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल गया, ठीक है ना। प्लस बहुत सारे खर्च हुए होते हैं। अगर एसबीआई को वो 100 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट करना रहता तो उनको लगाना पड़ता क्या, सेल्स टीम लगानी पड़ती, वो लॉग इन करता, पीडी होता, डिसबर्सल होता, ठीक है, तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता। तो बैठे बैठाए इनको मिल गया, ठीक है। इंडिया शेल्टर होम को क्या फायदा होगा, देखो इंडिया शेल्टर होम को सबसे बड़ा फायदा आप समझना, ध्यान समझना जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो इनका कैपिटल फ्री हो गया, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, इनका कैपिटल फ्री हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जब आप डीए या को लेंडिंग करते हो ना, तो उसके साथ वो जो लोन होता है वो तो चला गया एसबीआई के लोन बुक पे, बट उसका जो सर्विस होता है, जो कस्टमर फेस रहता है, वो रहता है अपना इंडिया शेल्टर होम, ठीक है ना। तो इंडिया शेल्टर होम को एक सर्विस फी मिलता है, पहला बेनिफिट, जो क्या रहेगा, जो रेकरिंग रहेगा। जब तक ये लोन एसबीआई के बुक पे है तब तक ये सर्विस फी मिलता रहेगा। सर्विस फी किस लिए, कोई कस्टमर केयर का इशू हो गया, चेक बाउंस हो गया, मतलब कोई भी तरह का चार्जेस वो कलेक्ट करेगी आपकी इंडिया शेल्टर होम, और उसके बदले एसबीआई इनको सर्विसिंग फी देती है, ठीक है, और क्वार्टरली या जो भी बेसिस रहता है। दूसरा बेनिफिट चूंकि पका पकाया 100 करोड़ इंडिया शेल्टर होम दे रही है एसबीआई को, तो एक प्रीमियम मिलता है इंडिया शेल्टर। वो कैसे, सपोज 100 करोड़ का लोन है तो एसबीआई इंडिया शेल्टर होम को 103-104 करोड़ रुपए देती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इनकम जो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें बहुत बार देखना है, एक लिखा रहता है गेन ड्यू टू डी है, मतलब डायरेक्ट असाइनमेंट, वही रहता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है ना, बच रहा है ना, उनको टीम बैठानी पड़ती, ठीक है। तो एक गेन हुआ आपको ड्यू टू डी है, जो 100 करोड़ का लोन था उसके बदले मुझे 103-104 करोड़ लोन मिला, मतलब आप मेरा 4 करोड़ का उसमें प्रॉफिट हो गया ड्यू टू द डी असाइनमेंट। एक तीसरा बेनिफिट क्या होता है ना कि बहुत बार एक इंटरेस्ट स्ट्रिप होता है, मैं आपको समझाता हूं कैसे, उसको ईआईएस भी करते हैं, एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड। थोड़ा सा टेक्निकल होता है, आप टर्म मत याद रखो बट समझ जाओ। सपोज इंडिया शेल्टर होम ने ना एक लोन दिया, वो था 15% पे, और उसने उस लोन को बेच दिया एसबीआई को एट द रेट ऑफ 9%। एसबीआई 9% में खुश क्यों है, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ऑलरेडी 3-4% का है, तो उनके लिए अच्छा खासा स्प्रेड आ रहा है। अब क्या होता है कि उसने 9% पे बेचा है, लेकिन जो उसने क्या किया है, इंडिया शेल्टर होम ने ये 14-15% पे कस्टमर से उठाया है, तो ये 15% और जो 9% है ये कितना होगा, 6%। तो ये जो 6% का स्प्रेड रहता है ना, ये भी इंडिया शेल्टर होम खा लेता है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट स्ट्रिप। मतलब सोचो कितना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है यार, कि मतलब इंटरेस्ट आर्बिट्राज का जो पैसा हुआ वो इंडिया शेल्टर होम खा गई। मतलब इंडिया शेल्टर में नहीं बोल रहा हूं, जो डीए का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें ये होता ही है, जो भी कंपनी करती है ना वो मतलब ऐसा ही होता है। तो इनको बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट 3 हुआ मोस्टली, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ने से पहले आपको ना डीए का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको वो चीजें बता दी।
ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, और ऑन बुक आपको दिख रहा होगा 68% यहां पे, ठीक है, फाइनेंशियल 26 में होम लोन है, जबकि आपको यहां पे दिख रहा है 56% चार्ट में। देखो ये जो है ना, ये है ऑफ बुक है। अभी यहां पे क्या हुआ होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि ये एचएफसी है तो इनको मिलता है पैसा एनएचबी से, पैसा नेशनल हाउसिंग बैंक से। नेशनल हाउसिंग बैंक का क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपको, पहला क्राइटेरिया है कि आपका 60% ऑफ द लोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 60% ऑफ द लोन जाना चाहिए टुवर्ड्स होम लोन। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो इन्होंने यहां पे क्या करा होगा, इन्होंने यहां पे इसको 68% करने के लिए अपना जो लैप लोन का पोर्टफोलियो उसका डायरेक्ट असाइनमेंट किया होगा, तभी ये यहां पे आपको दिख रहा है 68%, ठीक है ना। एयूएम वाइज 56% है, लेकिन ऑन द बुक वाइज, मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से 68% है। अगर आपने 68% नहीं किया तो क्या होगा, आपको एनएचपी का बेनिफिट नहीं होगा। बाय द वे मैं बता दूं, इनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अप्रॉक्स 8.2 to 8.3% है। जो एनएचपी से इनको पैसा मिलता है ना, वो 7.5% से मिलता है, ठीक है। तो वो एक क्राइटेरिया करना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है ना, कि मोर देन 75% ऑफ द लोन वो इंडिविजुअल नेम पे जाना चाहिए। मतलब आप कंपनी को पैसा नहीं दे सकते हो, मतलब पार्टनरशिप फर्म को मेन एप्लीकेंट नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। वही देखो आप यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड को इन्होंने दिया है 76% और सैलरीड को 24%, और जो इनका मेन टारगेट है ना, दैट इज टियर 3। अभी स्टेट वाइज करो तो बहुत बार ऐसा रहता है ना, आप एचएफसी को देखना या जो एमएसएमई लेंडर है उसमें रहता है ना, एक स्टेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा रिस्क रहता है, ठीक है ना। जैसे यूग्रो कैपिटल हो गया, एसबीसी फाइनेंस हो गया, इनमें जो स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो उसके कारण बहुत बार गड़बड़ होता है। लेकिन ये कंपनी और अच्छी क्यों जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या है ना, स्टेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। देखो आज से 2-3 साल पहले ना, इनका मोर देन 60-70% बिजनेस आता था 3 जगह से। एक था राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश। उसको इन्होंने धीरे धीरे कट डाउन किया। अभी भी अच्छा खासा जो इनका मेन सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो आता है राजस्थान से, बट धीरे धीरे ना ये चर्निंग दूसरे स्टेट भी कर रहे हैं। मतलब इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर जमाया, ठीक है, फिर आपको गुजरात में, साउथ में। सो मुझे इस हिसाब से ना ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। मतलब 15 स्टेट, मान लो अगर कहीं कोई लेजिस्लेशन का इशू आ गया या कुछ भी हुआ, ठीक है ना, उस हिसाब में इन्होंने अपने को स्टेट वाइज डाइवर्सिफाई करके रखा है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस चीज में ये अलग है दूसरे एचएफसी में। बहुत सारे एचएफसी और एमएसएमई लेंडर में ना ये इशू आता है। लाइक आप एयू फाइनेंस को देखो, आप केपरी ग्लोबल को देखो, उनका देखना, मतलब दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। होम फर्स्ट हुआ, बट उनका ना स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है। एक अनलिस्टेड स्पेस में है रोहा हाउसिंग, या फिर इजी होम फाइनेंस, या फिर स्टार हाउसिंग। स्टार हाउसिंग तो इसलिए डूब गया कि उसमें ऐसा स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है कि मतलब लग गई उसकी, ठीक है, ये हमने बता दिया। और कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर इसलिए करती है ना, देखो यहां पे जो मिक्स होता है ना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करने का मतलब ये है कि कंपनी को यील्ड अच्छा मिलता है। ऑब्वियसली होम लोन के लिए जब होम लोन दोगे तो आपका जो यील्ड होगा वो कम होगा। अभी यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू चार्ज फ्रॉम योर कस्टमर, दैट इज यील्ड, ठीक है। और जो अभी इनका यील्ड है दैट इज क्लोज टू 14.8%, और जो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इट इज 8.2%। और मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारे लिए जो स्प्रेड है वो 6%, तो मतलब सैक्रोसैंक्ट है, उसके नीचे हम किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी स्प्रेड इनका चल रहा है 6.6%। अब जिन भाई बंधुओं को नहीं पता हो स्प्रेड क्या होता है, तो स्प्रेड इज नथिंग, स्प्रेड इज इक्वल टू यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अभी मैंने बताया यील्ड क्या होता है, यील्ड वो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो अपने आप पूरे लोन बुक में चार्ज करते हो। इनका है 14.8%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो इंडिया शेल्टर होम अपने लेंडर्स, ठीक है ना, उनको देता है, दैट इज 8.2%, ठीक है, राइट। अभी हम चलते हैं, एक मिनट, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। अभी 2-3 चीजें हैं वो मुझे आपको बस बतानी है। देखो यार, अभी यहां पे हम आते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 25 का, ठीक है। अभी देखो यहां पे दैट यू कैन सी कि जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 30% हो रहा है, राइट। एंड द ग्रोथ ऐसा नहीं है, ग्रोथ सेक्युलर है, ये अक्रॉस द स्टेट आ रहा है। मतलब 2-3 साल पहले जिस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 100 करोड़ होता था, पिछले साल उसने वो मतलब क्वार्टरली करना शुरू किया। तो समझ सकते हो, मतलब कंपनी इज गोइंग विथ अ वेरी, मतलब सेक्युलर इसको कहते हैं, मतलब साइक्लिक कंपनी नहीं है। होप दिस इज क्लियर। अभी देखो इस कंपनी का क्या है ना, नेट गेन ऑफ डायरेक्ट असाइनमेंट और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है। देखो इंटरेस्ट इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो ब्रेड एंड बटर रहता है, बट आप अगर इस
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे ना, मैंने यहाँ फाइनेंशियल ईयर 26 को कंपैरिजन किया है फाइनेंशियल ईयर 25 से, तो आप यहाँ पे देखो नेट गेन ऑन डायरेक्ट असाइनमेंट दैट इज 146 करोड़ और नॉन इंटरेस्ट इनकम ये है 147 करोड़, मतलब मोटा मोटा 300 करोड़ से ज्यादा का है। इनका पैट कितना है 503 करोड़। अभी हम समझना डायरेक्ट असाइनमेंट, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया जो फायदा होता है उसके कारण इनको 150 करोड़ के लगभग का फायदा हुआ, प्लस जो नॉन इंटरेस्ट इनकम में क्या क्या आता है, नॉन इंटरेस्ट इनकम में आता है कि आपने जो प्रोसेसिंग फी ली होगी, ठीक है। इसके अलावा कंपनी बहुत बार आप देखना मतलब टीपीपी मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, मतलब इंश्योरेंस खासकर होता है। अभी जहां तक मुझे पता है इनका एवरेज टिकट साइज है 10 लाख। 10 लाख एवरेज टिकट साइज और मोर देन जो 50% इनका जो लोन बुक है ना उसमें टिकट साइज 10 लाख की है। इसका जो मेन रीजन ये है ना कि जो 10 लाख का कस्टमर रहता है ना उसी से आप यार 14-15% ले सकते हो। अगर आप 40 से 50 लाख का लोन देने चाहोगे ना तो कस्टमर का तो प्रोफाइल चेंज हो जाता है, तो आपको वो यील्ड नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अभी हम फिर लौटते हैं। देखो कंपनी जो अच्छी कंपनी रहती है ना वो अपने को ऐसे डाइवर्सिफाई करती है ना कि चलो अगर मैक्रो के कारण अगर स्प्रेड में कुछ कमी आ रही है, मतलब एनआईएम कर रहा है, तो हम दूसरे सोर्सेज से लाइक यहाँ पे देखो डायरेक्ट असाइनमेंट से इन्होंने एक अच्छा खासा पैसा कमाया, फिर इन्होंने नॉन इंटरेस्ट इनकम जो पार्ट है उसमें भी ये 18% का ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट असाइनमेंट का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर दैट इज 49%। होप आपको ये समझ रहा होगा, ठीक है। अभी हम फटाफट इनका एक बार देख लेते हैं कि जो असेट का मूवमेंट है, क्वालिटी ऑफ असेट मूवमेंट इज इन विच साइड, ठीक है। यहां पे हमें कुछ नहीं देखना है, आपको बस देखना है स्टेज 3, स्टेज 2 और स्टेज 1। अभी स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 इज अ गुड एसेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड एसेट आप समझ लो, ठीक है ना। मेन हमें देखना रहता है ना स्टेज 3 क्या एसेट है। स्टेज 3 एसेट वो एसेट है जो एनपी हो गया है, मतलब जहां पे ईएमआई का पैसा 90 डेज या उससे ज्यादा नहीं आया है, ठीक है, वो एनपी हो चुका है। तो आप देखो मैं यहां पे आपको Q1Q एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि Q1Q ना ज्यादा यूजफुल होता है बैंकिंग में। जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, स्पेशली अगर असेट कर रहे हो तो Q1Q करो, आपको ना मोर थॉरो फिगर मिलता है उससे, ठीक है। तो यहां पे आप देखो लास्ट क्वार्टर में मतलब दिसंबर क्वार्टर में ये परसेंट था 1.5 और इस क्वार्टर में ये परसेंट हो गया 1.2%, मतलब इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो इंक्रीमेंटल मूवमेंट हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है। दूसरा हम स्टेज 2 को जाते हैं। स्टेज 2 क्या होता है? मतलब जो 30 से लेके 90 डेज के बकेट में फंसा हुआ है, ठीक है ना, जिसका पैसा 3 से लेके 90 डेज तक नहीं आया, वो हो गया स्टेज 2 में। स्टेज 2 को भी ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर स्टेज 2 में मतलब डिटोरिएशन आ रहा है ना तो मतलब स्टेज 3 में भी मतलब एनपीएस भी आपका ऊपर फटेगा, ठीक है। अभी आप यहां देखो ये मार्च 26 में है 3.3% और उससे पहले वाले क्वार्टर में था 3.7%। मतलब जो स्टेज 2 में कस्टमर का फ्लो है वो भी स्लो हो रहा है, विच मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इट इज गुड फॉर द कंपनी, ठीक है। और अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। देखो यार मैंने हमेशा कहा है कि जो अच्छी कंपनी रहती है ना उसका प्राइस एक्शन अच्छा रहेगा, और बैंक्स के केस में, बैंक्स और एनबीएफसी के केस में जहां पे फाइनेंशियल इंप्रूव करता है वहां पे देखना प्राइस एक्शन अच्छा होगा, फाइनेंशियल अच्छा होगा, और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो की रेशियोज होते हैं ना, स्पेशली जो आरओई होगा, आरओए होगा, ईपीएस होगा, वो भी ऐसे जाएगा। उसका भी जो प्राइस अगर आप चार्ट बनाओगे ना तो वो भी ऊपर की तरफ इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। अभी यहां पे देखते हैं, देखो यस मैं यहां पे जाता हूं, यस यहां पे आप देखो सबसे पहले आप देखो आरओई का फिगर। देखो यार आरओई कैसे यहां इनका बढ़ा है, ठीक है ना। हम 21 से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। 9.8, 12.8, 13.4, 14%, 15.1 एंड 17%। मतलब आरओई ऊपर चलते जा रहा है। अभी आरओई क्या है? आरओई इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। मतलब ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दे रही है, बात साफ। दूसरी चीज आप देखो आरओए, आरओए का आप ग्राफ देखो 4.1, 4.5, 4.1, 4.9, 5.6, 5.8, ये ईयर ऑन ईयर बता रहा हूं। मतलब यहां भी आपको एक सेक्युलर ग्रोथ दिख रहा है। अभी रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय द एवरेज एसेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं हम यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम। देखो कॉस्ट टू इनकम क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है डिवाइड बाय द टोटल इनकम। देखो जब कंपनी स्टार्ट कर रही थी, जब एक्सपेंशन कर रही थी, ठीक है ना, तो वो था 52% और आज की डेट में देखो ये हो गया 36%।
ये जो डाउनवर्ड जा रहा है ना 45, 41, 37, 36, ये अगेन शो कर रहा है कि कंपनी अपने जो कॉस्ट है, ठीक है ना, उसको बहुत इफिशिएंटली मैनेज कर रही है। अभी ये नंबर हमेशा ऐसा नहीं मान के रख लेना कि अगर ये बढ़ा हुआ नंबर है तो फालतू है, नहीं। जब कंपनी छोटी रहेगी तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे, ठीक है ना। ज्यादा ब्रांचेस खोलोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज ब्रांच जब आप खोलते हो तो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, उसको ब्रेक इवन आने के लिए एक टाइम लगता है जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो जब कंपनी पुरानी हो जाए और जब जो आप देखो कि ब्रांच का जो एडिशन है वो थोड़ा सा मतलब स्टेबल हो गया है, कांस्टेंट पेंस से तो होते रहेगा, मतलब स्टेबल हो गया है, जो रिक्रूटमेंट वो भी हो गया है, तो आपको कॉस्ट टू इनकम भी देखना है, बिकॉज कॉस्ट टू इनकम जितना कम होगा ना उससे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका पैड बढ़ेगा, ठीक है, जिससे कारण क्या होगा, आपका आरओई ऊपर जाएगा, आरओई ऊपर जाएगा, ईपीएस ऊपर जाएगा, जिससे कारण आपको कैपिटल गेन मिलेगा एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। ये तो हो गई यार इसकी बात, ठीक है ना। और मैंने क्रेडिट कॉस्ट भी बता दिया, तो इस कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट एवरेज रहता है, मतलब 0.5, 0.4 रहता है, विच इज वेरी गुड, ठीक है ना। आप जब इतने स्प्रेड पे काम कर रहे हो, 15% के स्प्रेड पे काम कर रहे हो, तो 0.5 का जो क्रेडिट कॉस्ट है, अभी क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है तो जिनको नहीं बताओ बता दो, क्रेडिट कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग जो आप लेते हो उस फाइनेंशियल ईयर में या फिर जो क्वार्टर में रहता है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आपका जो टोटल एसेट है, दैट इज द क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है। वो भी 0.4, 0.5 का है। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, ये जो कंपनी है ना, इसका मैनेजमेंट इज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगता है, स्पेशली ना दे नेवर एवर ब्रैग, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके ये अपना गाइडेंस देता रहता है। जैसे मैंने क्या बताया कि पेडिग्री जो है वो पी फर्म की है, तो पी फर्म में ना ज्यादा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज पर मी। कंपनी ने कहा है कि एज पर देम दे विल ट्राई टू रीच द असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 30,000 बाय 2030। अभी चल रहा है 26, तो 27 मतलब 3 साल में, ठीक है ना। तो मोटा मोटा 28 से 29% का कैगर ग्रोथ इनको चाहिए होगा, और कंपनी ने कहा कि हम 30% के हिसाब से ग्रो करेंगे। तो सपोज करो द कंपनी व्हिच हैज डिलीवर्ड इन द लास्ट 15 years, ठीक है ना, a very fantastic return, especially for the investor as well as for the financial terms. वो कंपनी बोल रही है कि हम जो AUM है उसको ट्रिपल कर लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में 3-4 साल में ये प्राइस कहां से कहां जा सकता है, ठीक है। आई एम नॉट इन्वेस्टेड बट गिवन द चांस अगर मुझे मिलता है तो आई वुड लव टू इन्वेस्ट, बट इन द पैरामीडिक फॉर्म जो मैंने बताया, एक बार में पूरा नहीं करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ के फिर एक्ट करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, लाइक किसी शेयर के रिलेटेड इन द टेक्निकल रीजनिंग वन, ये आप मत कोई पूछना कि मतलब ये प्राइस ऊपर कल जाएगा या नीचे जाएगा, वो मत पूछना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना रिगार्डिंग फंडामेंटल या फिर टेक्निकल, तो आप मुझे वीडियो कमेंट में बताओ, मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसको कोलेक्ट करूंगा एंड वन डे आई विल मेक अ वीडियो। बिकॉज क्या है ना कि मैं टाइप करके आपको सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ। अभी भाई है उन्होंने पूछा कि ब्रेकडाउन कैसे होता है, इसलिए मैंने सुपर ट्रेंड के बारे में बताया, ठीक है ना। अभी मैं उनको टाइप करके नहीं बता पाऊंगा कि क्या होता है। तो आपका जितना भी क्वेरी है ना, जो क्रिटिकल रीजनिंग पे हो, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट पे हो, साइकोलॉजिकल हो, प्राइस एक्शन पे हो, इंडिकेटर पे हो, ठीक है ना, फाइनेंशियल में क्या देखना है उस पे हो, वो सारी की सारी चीजें आप लिखो, ठीक है ना। मैं आई अश्योर यू कि मैं सारे सारी चीजों को कोलेट करूंगा, और जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलेगा ना, मैं सारे के सारे चीजों का एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक इट। इफ यू आर वाचिंग इट ऑन द एक्स, डू फॉलो मी, एंड इफ यू आर वाचिंग मी ऑन द यूट्यूब, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।